शुरू करते हैं जी। 3.6 में हमने पढ़नी है डेफिनेट इंटीग्रेशन। और डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने जो इंटीग्रेशन पहले पढ़ी थी ना, काम सारा वैसा ही है, सिर्फ थोड़ा सा उसमें चेंज किया आएगा कि अब हमारी जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट होगा वो एक एग्जैक्ट आंसर होगा, एक डेफिनेट आंसर होगा हमारे पास। और इसकी पहचान ये होती है कि इसमें आपको साथ ना लिमिट्स दी होती हैं कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है आप लोगों ने। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर सिर्फ यूँ लिखा हो ना, इंटीग्रल का साइन है, एक फंक्शन है और उसको इंटीग्रेट करना है, तो विदाउट लिमिट हो तो हम ये कहते हैं कि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन या इंटीग्रल। लेकिन अगर यूं लिखा हो ए टू बी सर्टेन लिमिट्स डिफाइन हो, तो फिर इसको हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल। और प्रोसेस को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये फर्क है दोनों में। ठीक है। अब इसका जो है प्रोसीजर क्या है वो देखते हैं। इसको एक्सप्लेन करते हैं कि एग्जांपल से देखें। मैं अगर आपसे कहता हूँ कि मुझे इंटीग्रेट करना है, कोई भी हम एग्जांपल कोड करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ 0 से लेकर π/2 तक cos x को इंटीग्रेट करना है। तो लिमिट थोड़ी देर के लिए हम अगर लिमिट को भूल जाएं कि लिमिट यहाँ पे नहीं है, तो ये सिंपल cos लिखा हुआ है ना, और cos x का इंटीग्रल होता है sin x। ठीक है। अब फर्क क्या है, जब ये इनडेफिनेट था, विदाउट लिमिट था, तो हम sin x प्लस सी लिखा करते थे। अब हम वो सी नहीं लिखेंगे, cos का सिर्फ sin x आएगा, और ये जो लिमिट है ना 0 to π/2, ये जो लिमिट यहाँ लिखी हुई थी 0 to π/2, इसका मतलब है ये x की रेंज है। असल में अगर हम लिखना चाहें तो हम यूँ कह सकते हैं कि x a से ग्रेटर है और इक्वल, और b से लेस है। अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती और लोअर लिमिट इंक्लूड होती है। ठीक है, तो इसका मतलब x की वैल्यू a से शुरू होकर b तक जाती है, ये इसका मीनिंग होता है। तो 0 to π/2 cos x अगर इंटीग्रेट करेंगे तो cos का इंटीग्रल साइन, और ये लिमिट जब इंटीग्रेट हो जाता है फंक्शन, तो ये राइट साइड पे एक बार लगा के लिमिट राइट पे लिख लेते हैं। ठीक है, फिर ये लिमिट का करना क्या होता है, फिर लिमिट पुट करनी होती है। पुट कैसे करते हैं, पहले जहाँ जहाँ एक्स होता है वहाँ अपर लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट का मतलब ये वाली π/2। फिर माइनस जहाँ जहाँ एक्स होता है वहाँ लोअर लिमिट पुट करते हैं। लोअर लिमिट क्या है, 0। तो साइन π/2 यानी साइन 90 पे 1 होता है, साइन 0 पे 0 होता है, तो हमारा आंसर आ गया 1। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये डेफिनेट इंटीग्रल का जो 1 आंसर आया है ये असल में शो क्या कर रहा है। तो बेटा आप लोगों ने याद रखना है कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर आता है ना हमारे पास, ये आंसर असल में एरिया को रिप्रेजेंट करता है। किस तरह के एरिया को मैं आपको यहाँ बना के बताता हूँ बात, कि ये हमारे पास हम कहते हैं लेट से एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे आ गया ओरिजिन, ये लाइन आ गई एक्स एक्सिस की लाइन, ये लाइन आ गई हमारे पास वाई एक्सिस की। तो अब फंक्शन कौन सा था, ये हमारा फंक्शन था cos x। तो cos x को 0 से लेकर π/2 तक, ये π/2 है लेट से। ठीक है, यहाँ 0 डिग्री या 0 रेडियन कह लें, फिर ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 करते करते π/2 मीन्स 90 डिग्री तक हमने इसको इंटीग्रेट करना था। तो आप सब लोग जानते हैं कि cos का ग्राफ किस तरह का होता है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है। cos 0 पे 1 होता है, लेट से यहाँ पे हम कहते हैं कि जिस तरह इधर x π/2 है ना, तो यहाँ y 1 है, ये y क्या हो गया 1, और cos 90 पे क्या होता है 0। तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा, 0 से लेकर 0 पे 1 और 90 पे क्या होता है 0। तो ये ग्राफ की शेप होगी आपके पास। ठीक है बेटा, यहाँ तक अगर किसी को कोई इशू नहीं है तो आप देख लें। अब मैं इसको बताता हूँ कि शो क्या कर रहा था यहाँ पे। बेटा ये जो शेडेड, ये मैंने शेड किया है ना, 0 से लेकर π/2 तक cos का ग्राफ ऐसा होता है, cos 0 पे 1 और cos 90 पे क्या होता है 0। तो ये cos x का ग्राफ है। तो आप देखें कि y इज इक्वल टू cos x जो है इस ग्राफ में, ग्राफ के नीचे और x एक्सिस से ऊपर 0 से लेकर π/2 तक, ये जो शेड किया है मैंने, ये जो एरिया बनता है ना, तो डेफिनेट इंटीग्रल इस एरिया को शो कर रहा होता है। तो इसका मतलब है डेफिनेट इंटीग्रल रिप्रेजेंट्स एरिया अंडर द कर्व
फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b एंड किसके दरमियान, x एक्सिस। तो यानी अंडर द कर्व एंड x एक्सिस, और फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 जो एरिया बनता है ये हमारा ये 1 यूनिट बनता है, जो 1 आया हमारे पास 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है बेटा, तो अब आपको समझ आ गया कि किसी भी फंक्शन को जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन से करेंगे तो उसमें जहाँ जहाँ x होगा जब इंटीग्रेट हो जाएगा तो वहाँ वहाँ अपर लिमिट और फिर माइनस वहाँ लोअर लिमिट पुट करेंगे। इसमें जो साइन एक्स प्लस सी करते थे ना पहले हम, वो सी क्यों नहीं लिखे उसकी रीजन भी सुन लें। साइन एक्स प्लस सी हमारा आंसर आना था इनडेफिनेट इंटीग्रल में, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब करते हैं ना तो सी माइनस सी कट जाता है, वो जीरो हो जाता है, इसलिए उसको लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं होती। तो ये हमारा काम था इसका। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं कि हमने जो हमारा रिड्यूस्ड सिलेबस है इसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो हमने करने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.6 से, और इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा करना है। रिड्यूस सिलेबस आप लोगों के पास भी पड़ा होगा, मैं खुद भी चेक कर लेता हूँ और मैं देख लेता हूँ कि जो जो क्वेश्चंस करने हैं ना वो मैं यहाँ पे आपके यहाँ करवा देता हूँ आप लोगों को। तो जिस तरह हर एक्सरसाइज में से कुछ ना कुछ पोर्शन ऐसा है जो हमारा निकल चुका है, तो इस एक्सरसाइज का भी हमें काफ़ी सारा पोर्शन ऐसा है जो अब इस बार हमारे रिड्यूस सिलेबस में नहीं है। तो 3.6 के अंदर क्वेश्चन 2, 3, 5 जो जो क्वेश्चन करने हैं वही लिखता हूँ। क्वेश्चन 2 से हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन 1 आपके कोर्स में नहीं है तो मैं लिखता हूँ 2। तो करना क्या होगा, काम सारा वही पुराना ही है, सिर्फ नई चीज़ जो साथ आएगी ना वही जो लिमिट्स हैं ये साथ नहीं आई हैं, बाकी सारे का सारा काम जो है वो आपका पुराना है। तो क्वेश्चन 2 में हमें कहा गया जी -1 से लेकर 1 तक। ऊपर अगर हेडिंग भी पढ़े ना तो बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, एवेलुएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल्स। पहले लिखा होता था एवेलुएट द फॉलोइंग इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो मैंने अभी बताया आपको कि क्या होता है काम, कि नई चीज़ सिर्फ इतनी होती है बेटा कि आप लोगों ने इंटीग्रेशन के बाद लिमिट्स अप्लाई करनी होती हैं। तो आप सारे जानते होंगे ऐसे क्वेश्चंस कई दफ़ा हमने किए हैं कि एक्स की कोई भी पावर इंटीग्रेट करनी हो तो क्या करते हैं हम, उस पावर में एक ऐड करते हैं। एक्स पावर 1/3 का क्या होगा, एक्स पावर 1/3 प्लस 1, पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड, और प्लस 1 का जो इंटीग्रल है यही, बल्कि हम ये करते हैं ना, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके अलग अलग करता हूँ मैं, देखें इसको अलग कर दें अगर हम, और -1 से 1 को अलग कर दें, तो पहले वाले का ये इंटीग्रल और 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x। तो दोनों को हम जब इंटीग्रेट कर लेते हैं तो अगर लिमिट सेम ही है तो कठी लिमिट अप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन के बाद लिमिट जो थी -1 से 1 वो राइट साइड पे आ जाएगी, और कोशिश किया करें लिमिट तब अप्लाई किया करें जब ये सिंप्लीफाई हो जाए करे। तो सिंप्लीफाई करें तो 1/3 प्लस 1 क्या होता है, 4/3, नीचे भी क्या आएगा 4/3, और प्लस x। अभी भी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन इसकी और हो सकती है, तो मैं अभी लिमिट अप्लाई नहीं कर रहा। ये 4/3 उलट के 3/4 बन जाएगा, 3/4 x पावर 4/3 प्लस x। अब आप देखें ये पूरी तरह सिंप्लीफाई है, अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो अब लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट कितनी है 1, जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ एक बार अपर लिमिट पुट करें। ठीक है भाई, फिर माइनस जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ एक बार आप लोअर लिमिट पुट करें। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो अपर लिमिट माइनस, ये अपर लिमिट दोनों दोनों जगह पे जहाँ x था वहाँ 1 पुट किया, माइनस दोनों जगह पे क्या पुट किया, लोअर लिमिट -1। ठीक है बेटा, अब इसको करते हैं कैलकुलेट। इसको जब कैलकुलेट करना हम शुरू करेंगे तो 1 की जो मर्जी पावर आप सारे जानते हैं 1 ही होता है, ये 1 ही रहेगा, और प्लस आगे भी 1 लिखा हुआ है। इधर अगर हम देखें तो -1 पावर 4/3 का मतलब है कि -1 की पावर को दो हिस्सों में लिखें तो -1 पावर 4 एंड देन 1/3, तो -1 पावर 4 1 हो जाएगा, प्लस 1 की भी जो मर्जी पावर वो 1 ही होता है, तो ये भी 1 ही रहेगा और -1 आ जाएगा। तो अब मैं इसको अगर लिखूं तो ये दोनों जो हैं 4 1 से 4 + 3, ये बनेगा 7/4 और ये बनेगा -1/4, जो कि अल्टीमेटली +1 हो जाएगा। 7 + 1 8, 8/4 2। इसका मतलब ये जो 2 हमारा आंसर आया है ये एग्जैक्ट आंसर है, इसीलिए हम कहते हैं ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। और अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो इसके ग्राफ के अंडर -1 से 1 तक x एक्सिस और इसके दरमियान जो एरिया बनता है वो 2 यूनिट का होगा।
ठीक है, ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। अब फिर अगर रिड्यूस सिलेबस देखें तो 3.6 के अंदर क्वेश्चन 2 के बाद 3 है, फिर 5 है, फिर 6 है। तो जो जो क्वेश्चंस करने हैं वो हम करते जाते हैं, जो सिमिलर होंगे मैं आप पे छोड़ूंगा। तो 3 और 5 में से हम डिसाइड कर लेते हैं कौन सा करना है। 3 और 5 में से अगर हम एक कर लें तो दूसरा उसी में कवर हो जाएगा। तो देख लेते हैं, एक का मैं हिंट देता हूँ और एक मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूँ, ठीक है। 2 3 5 था ना, तो 5 में आपको करवा देता हूँ और 3 का मैं आपको हिंट दे दूंगा फिर किस तरह करना है। तो क्वेश्चन 5 हमारे पास है, वी हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम 1 टू अंडर रूट 5, और फंक्शन लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर 2t माइनस 1, और इसके ऊपर क्यूब है और साथ है dt। और जो क्वेश्चन 3 मैंने नहीं करवाया वो मैं उसका हिंट देता हूँ, ये क्वेश्चन 3 था वो भी साथ देख लें, ये सेम है, ये खुद करना है। इसमें लिखा हुआ है -2 से 0 1/2x माइनस 1 स्क्वेयर 1/2x माइनस 1 का स्क्वेयर और डी एक्स, ये टी की रिस्पेक्ट से है, वो एक्स की रिस्पेक्ट से है। तो ये दोनों ये वाला जो है इसका मैं सिर्फ हिंट देता हूँ आपको। हिंट ये है इसका कि इसमें आपने सिर्फ इसको ऊपर शिफ्ट कर देना है, -2 से 0 ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा 2x माइनस 1 का 1 पावर -2 और dx। और फिर फर्दर ये करना है कि 2x माइनस 1 फंक्शन है, इसकी पावर है 7, डेरिवेटिव चाहिए, तो 2x का 2 होता है तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो ये मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ आप लोगों का, ये खुद करना है आप लोगों ने। ये वाला मैं कंप्लीट करवाता हूँ, दोनों तकरीबन एक ही तरह के हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो देखें 1 से अंडर रूट 5, अब ये जो स्क्वायर रूट होता है ये 1/2 पावर होती है ना, 1/2 वो और साथ 3 भी है, तो 3 इंटू 1/2 कितनी पावर हो जाएगी, 3/2। अब आप देखें तो ये दोनों तकरीबन सेम लग रहे हैं। जिस तरह वहाँ x की रिस्पेक्ट से 2x का डेरिवेटिव 2 होगा, यहाँ t की रिस्पेक्ट से 2t का डेरिवेटिव 2 होगा। वहाँ पावर -2 है और यहाँ पावर 3/2 है। तो पावर 1 के अलावा जो भी हो वो एक ही कैटेगरी में फॉल करता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा ताकि डेरिवेटिव बन जाए इसका। तो 2t माइनस 1 पावर 3/2, ये 2 से मल्टीप्लाई किया और ये 2 से क्या कर लिया, डिवाइड। अब आप देखें बिल्कुल सेम यही काम यहाँ भी करना है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। अब फंक्शन है, पावर है और साथ क्या है, डेरिवेटिव है। तो पावर रूल का रेफरेंस कोड कर देते हैं। पावर रूल क्या हुआ करता था कि एक फंक्शन हो, उसकी कोई भी पावर अदर देन -1 हो और साथ उसका क्या हो, डेरिवेटिव। तो रूल कैसे लगाया करते थे आप भी, पावर में एक ऐड किया करते थे। इसका मतलब है इंटीग्रेशन तो वही पुरानी चल रही है ना, नई चीज तो कोई नहीं आई, नई चीज सिर्फ लिमिट आई है और प्लस सी कर देते थे हम। तो इसके अकॉर्डिंग करें तो क्या आंसर आएगा हमारा, देखें फंक्शन की पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड। तो 2t माइनस 1 पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड। और इसमें सी तो ऐड नहीं करना क्योंकि ये डेफिनेट है, तो जब इंटीग्रेट हो जाता है तो लिमिट सिर्फ हम राइट पे ले आते हैं बस। तो अब 1 से √5, 1 से √5 राइट पे आ गए, और मैंने कहा लिमिट तब अप्लाई करनी जब सिंप्लीफाई हो जाए। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये बनेगा 3/2 प्लस 1 करें तो ये 5/2 बनता है। 2 1 से 2 प्लस 3 5, 5/2 2 2 से कट जाएगा, वो जो 5 है वो इधर बाहर आ जाएगा, और 2t माइनस 1 पावर यहाँ आ जाएगा 5/2। फिर अपर लिमिट √5, लोअर लिमिट क्या है 1। तो एक बार पुट करें अपर लिमिट और फिर पुट करें इसमें लोअर लिमिट, ठीक है। तो 2 इंटू अपर लिमिट कितनी है जी, √5 है, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ √5 पुट करना है पहले, -1 पावर 5/2, और फिर वहाँ वहाँ लोअर लिमिट कितनी है 1, 1 भी पुट करना। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 इंटू 1 2 ही होगा, -1 पावर 5/2। ये आ गया 1/5,
अब ये 2 माइनस वन 1 होता है, 1 की जो मर्जी, ये 2 माइनस वन 1 बनेगा, और 1 की पावर 5/2 भी करें तो 1 ही रहता है। तो ये बेटा आपका आ गया इसका आंसर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते, जितना ही हो सकता तो हमने कर लिया, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इसका। यहाँ तक किसी को कोई बात नहीं अगर क्लियर, तो जब क्लास एंड होगी तो आपने डिस्कस कर लेना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो जो आपकी क्यूरीज हैं वो आप उसमें पॉइंट आउट कर लीजिएगा, एंड में फिर आपको टाइम दूंगा क्वेश्चन पूछने का। 5 तक हमारा हो गया जी। अब फिर रिड्यूस सिलेबस अगर हम देखें तो क्वेश्चन 5 के बाद 6 है, फिर 9 है और 10 है। 6 9 10 में से डिसाइड कर लेते हैं। एक चले हम 6 कर लेते हैं पहले, फिर उसमें से आगे देखेंगे कौन सा हमने करना है। तो क्वेश्चन 6 हमारे पास है। तो ये पहले जो तकरीबन 12 क्वेश्चन हैं ये एक ही तरह के हैं, पावर या क्वेश्चन रूल ही बार बार आपको देखने को मिलेगा। इनमें से एक दो भी अगर कर लिए जाएं तो ये सफिशिएंट होते हैं, ये सारों को कवर कर जाते हैं। तो आपने जो पहले 12 क्वेश्चन है 6 9 और 12 उसमें से लाजमी कर लें आप, तो सारों को कवर कर देगा। अब ये हमारा क्वेश्चन आ गया, जैसा कि मैंने अभी बताया कि मोस्टली हमें पावर और क्वेश्चन रूल ही नज़र आएगा। तो इसको अगर हम बेसिक रूल से ट्राई करें तो हम जानते हैं कि इसमें एक फंक्शन और साथ उसका डेरिवेटिव नज़र आना चाहिए हमें। तो 2 से √5 है। ये जो एक्स स्क्र माइनस वन स्क्र रूट है ना, अगर एक्स स्क्र माइनस वन स्क्र रूट को हम पावर में लिखें तो ये 1/2 पावर है, और ये एक्स में साथ यहाँ लिख देता हूँ। अब आप देखें ये फंक्शन, ये वाला एक्स मैंने आगे लिख दिया, तो फंक्शन है, पावर है, इसका डेरिवेटिव बन सकता है। एक्स स्क्र का 2x होता है और 1 का 0। एक्स तो अवेलेबल है, 2 अवेलेबल नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। जो काम ऊपर किया है तकरीबन वैसा ही काम यहाँ भी हमें करने को मिल रहा है, ठीक है। एक्स स्क्र माइनस वन पावर 1/2, इधर हमारे पास x था, तो डेरिवेटिव के लिए क्या चीज़ मिसिंग थी? 2। तो मैं ये करता हूँ कि 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो डिवाइड किया ये कांस्टेंट बाहर निकालना, ये हमारे काम का नहीं है, वो हमारे काम का है, उसको इनसाइड रखें। तो आप देखें फंक्शन है, पावर है, और साथ क्या है? डेरिवेटिव। तो ये जो 1/2 लिखा हुआ है डिवाइड करने वाला, ये हमारे काम का नहीं था, इसको बाहर लिख दें। बाकी अंदर जो एक्स स्क्र माइनस वन के साथ डेरिवेटिव लिखा था, इस पर पावर लगेगा, तो पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड, और यहाँ आ जाएगा हमारा अपर लिमिट लोअर लिमिट। ये बनता है 3/2, 2 से कट जाएगा तो ये बच जाएगा 1/3, ठीक है। पीछे आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस वन पावर 3/2, ये 3/2 बनेगा, 2 से कटेगा और 3 नीचे बच जाएगा। तो मैंने कहा लिमिट लिख दिया करें, लेकिन अप्लाई किया करें सिम्प्लीफाइड फॉर्म होने के बाद। अब ये सिम्प्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है। नाउ वी कैन अप्लाई लिमिट। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट अप्लाई करें तो क्या होगा, देखें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ √5 पुट करना है। यहाँ पे देखें √5 का स्क्वायर माइनस वन पावर 3/2, फिर माइनस करके यहीं लोअर लिमिट पुट करनी है। लोअर लिमिट कितनी है? 2, तो यहाँ 2 पुट करेंगे इस जगह पे, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 माइनस वन, इसकी पावर भी क्या है? तो एक बार अपर लिमिट पुट की और एक बार क्या पुट कर दी? लोअर लिमिट। तो √5 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कटेगा, तो ये बन जाएगा 5, और 5 माइनस वन कितना होता है? 4। तो ये पहले वाली बन गई 4 पावर 3/2, और दूसरी वाली 4 माइनस वन कितना होता है? 3 पावर 3/2, ठीक है। अब 4 पावर 3/2 का मतलब है 4 का स्क्वायर रूट और उसका क्यूब। 4 पावर 3/2 का मतलब है 4 पावर 1/2 और उसका क्यूब, यानी 4 के स्क्वायर रूट का क्यूब। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पेज पे मैं इसका लिखता हूँ। ये देखें ज़रा कंटिन्यूटी में रख लेते हैं इस बात को, ताकि आपको साथ देखने में नज़र आइए। जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये अल्टीमेटली बनेगा 2 का क्यूब, जिसको 8 कहते हैं। तो ये 3 पावर 3/2 का मतलब होता है, 3/2 पावर होती है 1 प्लस 1/2। 1 प्लस 1/2 का मतलब है 1 पावर ये होगी, और 1/2 का मतलब हो गया स्क्वायर रूट। तो दोनों में से 1/3 कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? 8 माइनस 3 अंडर द रूट 3। ये बेटा इसका फाइनल आंसर आ गया हमारा, ठीक है जी। 6 भी हो गया हमारा कवर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 6 के बाद कौन सा हमारा काम। तो 6 के बाद अब जो अगले कोर्स में जो क्वेश्चन रखे गए हैं ना, 6 के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने करना है वो 9 और 10 है। तो फिर 9 कर लेते हैं, बाकी रिड्यूस सिलेबस में 7 और 8 है ही नहीं। तो 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 9, -1 से 1। तो देखें मैंने ये कहा है कि फंक्शन दिया हुआ है हमें,
और इसको इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले मैंने कहा ना, ये जो पहले 12 क्वेश्चन है, फर्स्ट 12, इसमें ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि जो बेसिक रूल्स हमने पढ़े हैं ना, पावर, कोशेंट और रिवर्स, वो ही अप्लाई हो जाते हैं। तो देखिए, मैं अगर ये करता हूँ कि ये जो पहले फ्रैक्शन है, इसको ख़त्म करने के लिए इसका एलसीएम ले लेता हूँ अगर मैं, तो एलसीएम 2 आ जाएगा इसका, और ये 2x प्लस 1 हो जाएगा। और साथ वाले को अगर हम पावर में लिख दें तो एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1, कितनी पावर है इसकी? यूजुअली हम स्क्वायर रूट को पावर में एक्सप्रेस करते हैं। अब आप गौर से देखें तो ये फंक्शन है, ये पावर, और ये इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का 1, ये 1/2 हमारे काम का नहीं है। तो जो तरतीब होती है उसके अकॉर्डिंग लिखें। कांस्टेंट जो 1/2 है नीचे लिखा हुआ, उसको बाहर लिख दें, -1 से 1, और इसको जो है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पावर 1/2, इसको लिखें पहले, और 2x प्लस 1 को लिखें बाद में। तो ये फंक्शन पहले लिख दिया मैंने, डेरिवेटिव बाद में। अब देखें तो पावर रूल लग रहा है, फंक्शन, पावर, और साथ क्या है इसका डेरिवेटिव। तो क्या होगा अभी, पावर रूल क्या कहता है कि पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, और इसमें सी नहीं लिखते क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, सिर्फ लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर और लोअर लिमिट। और मैंने कहा लिमिट आप अप्लाई किया करें सिंप्लीफिकेशन के बाद, ठीक है। तो ये 1 प्लस 1/2 3/2 बनता है, और 2 से कट जाएगा, सिर्फ 1/3 रह जाएगा यहाँ पे। तो ये अब अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा, तो फिर हम लिमिट लगा देंगे। ये अब पावर बनती है इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में 1 प्लस 1/2 3/2, अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट -1। तो ये लें जी, पुट करें इसमें, अपर लिमिट 1 पुट करें ना ज़रा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर 1 और फिर 1, माइनस लोअर लिमिट पुट करें तो -1 यहाँ पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर भी +1 होता है, ठीक है, और फिर 1 है, फिर आगे -1 पुट करना है, और फिर क्या आ जाएगा 1। तो ये बनता है हमारे पास 1/3, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 बनता है, 3 पावर 3/2, 1 -1 कट जाएंगे तो ये 1 पावर 3/2। 3 पावर 3/2 ऊपर डिस्कस हुआ था कि 3 पावर 3/2 का मतलब है 1.5 पावर, 3/2 का मतलब 1 प्लस हाफ होता है, 1 पावर ये और हाफ पावर ये कर लें, और 1 पावर 1 की जो मर्जी पावर 1 ही रहता है। तो ये हमारा आ गया इसका फाइनल आंसर। जहाँ रूल लगाया करें वहाँ रेफरेंस जरूर कोट किया करें। तो इधर हमने पावर रूल लगाया था, तो यहाँ पावर रूल का रेफरेंस अगर जगह बनती है तो यहाँ कोट कर दें। यहाँ लिख देता हूँ पावर रूल का रेफरेंस। तो पावर रूल क्या होता है, आपके पास एक फंक्शन, उसकी पावर और साथ क्या हो उसका डेरिवेटिव। तो फिर आप ये कहते हैं कि पावर रूल से उसके फंक्शन की पावर में हम एक ऐड कर देते हैं, उसी से हम डिवाइड करते हैं, और अगर इनडेफिनेट हो तो सी भी ऐड करते हैं, डेफिनेट हो सी ऐड नहीं करते। तो आज बेटा 9 तक हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। एक आध क्वेश्चन इसका और कर लेते हैं जो रिड्यूस सिलेबस में आपका रखा हुआ है, और फिर लेक्चर आज का जो वाइंड अप करता हूँ मैं। तो एक क्वेश्चन और अगर हम देखें तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि 9 और 10 है उसके बाद, ठीक है, क्वेश्चन 10 कर लेते हैं। आज 10 तक हो जाएंगे, तो कल इंशाल्लाह फिर उससे ऑनवर्ड हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो कम से कम आज के लेक्चर में हमारे जो 3.6 के 10 क्वेश्चन हैं ये कवर हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, ठीक है। इसमें लिखा हुआ जी 0 to 3, 0 to 3 और 1/x² प्लस 9, और dx मैंने यहाँ लिख दिया इसमें, ये हमारा इंटीग्रल है। तो ये हम अगर ऑब्जर्व करें तो ये एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ था, ये कई दफ़ा पहले भी यूज़ हुआ, कि 1/x² प्लस a² dx हो, तो ये tan इनवर्स का फार्मूला होता था ना, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। और अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो फिर c भी बीच में ऐड करते हैं, और अगर डेफिनेट है तो फिर c ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये इसको उसी के साथ अगर रिलेट किया जाए तो एग्जैक्ट वही चीज़ बनती है ये, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सोल्यूशन इसका, ये क्या बनेगा देखें, ये बनना है हमारे पास 0 to 3 1/x² और 9 को लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर। तो ये फार्मूला अप्लाई हो गया, ये वाला a की जगह 3 आ गया, तो 1/a tan इनवर्स ऑफ
एक्स ओवर ए, और ए की जगह कितना लिखना है आपने 3। अब लिमिट क्यों नहीं अप्लाई करे, 0 सी क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो अब अपर लिमिट 3 और लोअर लिमिट 0 पुट करते हैं। यहाँ पे देखें बाहर आ गया 1/3, और क्या था जी हमारे पास, टेन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर 3। तो टेन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर 3 की जगह एक बार अपर लिमिट 3 पुट की, और माइनस लोअर लिमिट पुट करें तो टेन इनवर्स ऑफ 0/3। जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दी। 3/3 1 होता है, पहला बन गया टेन इनवर्स ऑफ 1, दूसरा बन गया टेन इनवर्स ऑफ 0। टेन इनवर्स ऑफ 1 का मतलब है कि टेन की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, तो टेन 1 होता है 45 डिग्री यानी पाई/4 पे, और टेन 0 होता है 0 पे। और इंटीग्रेशन में और डिफरेंशिएशन में हमेशा आंसर रेडियन में लिखा जाता है, ठीक है। तो 45 डिग्री नहीं लिखना, रेडियन फॉर्म में लिखना है। तो ये बेटा हमारा इसका आंसर आ गया। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि पहले जिन लोगों ने नहीं सुना वो भी सुन लें। अब इसमें पाई/6 से पाई/3 आपने cos t को इंटीग्रेट करना है, और cos t का जो इंटीग्रल होता है वो sin t होता है। और डेफिनेट इंटीग्रल में हम जानते हैं कि पहले जहाँ जहाँ वेरिएबल होता है x या t या थीटा, वहाँ पर लिमिट पुट करते हैं पाई/3, और फिर लोअर लिमिट माइनस करके पुट करते हैं वहाँ पे। दोनों को सिंप्लीफाई करके ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन हमारा हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग 11 के बाद हमने 12 करना, तो देख लेते हैं 12 किस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी जो पहले 12 क्वेश्चन है ना, फर्स्ट 12, उनमें से 12 एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैसे याद रखना है 6, 9 और 12 तीनों इम्पोर्टेंट है पहले 12 में से। तो फर्स्ट 12 में वैसे आप लोगों ने देखा है कि मोस्टली कोई बेसिक रूल अप्लाई हुआ है, पावर या क्वोशंट रूल, या हमने ये ऑब्जर्व किया है कि रिवर्स रूल हुआ है। जिस तरह ऊपर वाले क्वेश्चन में cos t रिवर्स होकर sin t बन गया, क्योंकि cos t sin t का डेरिवेटिव होता है। इसी तरह से तो ये अब आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, और ये पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट भी है। अब हम देखना ये चाहते हैं कि इस पर कौन सा रूल लगेगा। तो मैंने पहले कहा है कि सबसे पहले पेपर में जब क्वेश्चन आता है ना, तो ये देखा करें कि क्या कोई बेसिक रूल लग रहा है, बेसिक मतलब पावर रूल या क्वोशंट रूल, और उसके बाद फिर हम सिम्प्लिफिकेशन और रिवर्स रूल भी देखते हैं। तो हमें यहाँ ऑब्जर्व करने को मिल रहा है कि ये एक फंक्शन है, ये उसकी पावर है, और ये साथ इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, और 1/x का बाय रेसिप्रोकल रूल जो है वो -1/x² होता है। ये देखें रेसिप्रोकल रूल, अगर आप लोगों को याद हो चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कि इसका तरीका ये होता है कि जो माइनस लिखते हैं साथ, नीचे जो फंक्शन लिखा होता है इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखते हैं, यानी x का 1, और उसी का स्क्वायर नीचे लिखते होते हैं। तो इसका मतलब है ये x का तो आप सारे जानते हैं 1 होता है, तो 1/x का डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है। तो फंक्शन है, पावर भी अवेलेबल है, साथ डेरिवेटिव भी अवेलेबल है। तो ये तो एक ही स्टेप में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है पेपर में, तो आप सारे जानते होंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन में कम से कम बोर्ड की रिक्वायरमेंट जो होती है वो 3 स्टेप होती है, 3 से 4 स्टेप हमारे होने चाहिए। तो अगर हमने इसको एक ही स्टेप में कर दिया तो नंबर कटने का हमें यहाँ डाउट है। तो MCQs वगैरह में आए तो आप एक स्टेप में कर दें, इसको पावर में ऐड करके डिवाइड। तो जब हम क्वेश्चन को देखते हैं कि स्टेप शॉर्ट हो रहे हैं, तो मैंने 3.3 में आपको एक बात समझाई थी, 3.3 के अंदर भी और 3.4 के अंदर भी देखी थी हमने, कि सम टाइम हम क्वेश्चन का कुछ हिस्सा पुट कर देते हैं, इसको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। उसका फायदा ये होता है कि वो सब्स्टिट्यूट करने से हमारे 2 या 3 स्टेप ऐड हो जाते हैं, और 2-3 स्टेप ऐड होने से फायदा ये होता है कि जो बोर्ड की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। और ये भी आपको बताया था कि जब किसी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन करने लगे तो क्या चीज़ देखनी होती है, ये देखना होता है कि किसको सब्स्टिट्यूट किया जाए। तो यूजुअली जिसका डेरिवेटिव बनता है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अगर इसका डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है और जिसका डेरिवेटिव dx के साथ लिखा हो उसको सब्स्टिट्यूट करना होता है हमने। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं पुट करूँगा x प्लस 1/x को कोई नया वेरिएबल लेट से y रख लेते हैं। फिर ये भी आप जानते हैं कि जब हम वेरिएबल को चेंज करते हैं तो साथ हमें डिफरेंशियल भी चेंज करना पड़ता है। तो टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिफरेंशियल लें। अब देखें क्या होगा, x का 1 और x का डेरिवेटिव 1 होता है, डिफरेंशियल dx होगा, dx मैंने बाहर लिख देना है, और 1/x का -1/x स्क्वायर। अब इधर भी dx आना था, इधर भी एक dx आना था, वो दोनों इकट्ठे करके बाहर लिख दें।
जिस तरह आप ये कहते होते हैं ना कि साइन का अगर डिफरेंशियल है तो साइन का हम कहते हैं cos x और x का dx, यानी पहले हम लिखते हैं डेरिवेटिव और उसके साथ फिर d जो है वो dx जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसी तरह से बेटा इधर भी आपके पास ना इसका पहले डेरिवेटिव आ गया, साथ dx लिख दिया हमने, और y का क्या बनेगा, dy। अब अगर ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होती तो इनडेफिनेट में ये दो चीज़ें ही बदलती है बस, एक फंक्शन बदलता है एक्स, सॉरी वेरिएबल बदलता है एक्स से वाई में, और डिफरेंशियल बदलता है डी एक्स से डी वाई में। लेकिन ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होती है जिसमें लिमिट भी लिखी होती है साथ, इसमें हमें एक तीसरी चीज़ भी चेंज करनी पड़ती है विच इज़ कॉल्ड लिमिट। तो लिमिट भी चेंज करेंगे, और लिमिट के लिए हम ये कर लेते हैं एक छोटा सा यहाँ बॉक्स बना लेते हैं सिर्फ बात समझाने के लिए आप लोगों को, ठीक है। इस बॉक्स में क्या होता है कि आप बताएंगे कि पहले लिमिट क्या थी और बाद में लिमिट क्या बन गई है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि पहले हमारा जो वेरिएबल था वो x था, और जो बाद में हमारा वेरिएबल बना है वो y बना है, और y x प्लस 1/x के बराबर है। अब x हमारा पहला था, यानी जो dx के हिसाब से लिमिट होती है ना, तो इसका मतलब x की लिमिट 1 से लेकर 2 तक थी, यानी x 1 से लेकर 2 तक था। तो देखना है कि y की लिमिट इसके पुट करने से क्या बनेगी। आप x को पहले 1 पुट करें यहाँ पे, 1 प्लस 1/1, ये वाला 1 जब मैं यहाँ पुट करता हूँ तो ये 2 आता है, इसका मतलब जब x 1 होगा y 2 होगा। और ये 2 जब मैं यहाँ पुट करता हूँ 2 प्लस 1/2, जिसको 2.5 यानी 5/2 कहते हैं। तो इसका मतलब है जो x की लिमिट 1 से 2 थी वो y की लिमिट 2 से 1/2 हो जाएगी। तो अब हमारा पूरे का पूरा क्वेश्चन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया। देखें कैसे, इंटीग्रल बिकम्स लिमिट 1 to 2 जो थी x की वो y में आके क्या हो गई, 2 से 5/2। जहाँ जहाँ ये लिखा हुआ था उसकी जगह y आ जाएगा, और y की पावर कितनी आ जाएगी, 1/2, और ये सारे के सारा dy के बराबर है यहाँ से। तो वो जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल प्रिसाइज फॉर्म में ये बन गया। अब हम y की पावर में, चूंकि y की जो भी पावर हो या x की कोई भी पावर हो, तो हम एक ऐड करते हैं, उसी से करते हैं डिवाइड, और लिमिट हम ले आते हैं राइट पे। ये पावर रूल लगा दिया मैंने, और मैंने कहा लिमिट तब लगाया करें जब पूरी तरह क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाया करे। तो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ इसको पहले। 1 प्लस 1/2 3/2 बनता है, 3/2 का 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा, और y पर 3/2। अब आप इसमें पुट करें अपर लिमिट, अपर लिमिट कितनी है 5/2, और फिर इसमें पुट करें लोअर लिमिट। आप सिंप्लीफाई कर दें बस इसको। ये आपको कई दफ़ा बताया है कि 3/2 पावर का मतलब होता है 1 प्लस 1/2, 1.5 होता है ना, 1.5। तो 1.5 का मतलब है कि एक पावर उसकी 1 होती है, ये 1 पावर होगी, और एक 1/2 होती है साथ, 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट। इसी तरह 2 की भी एक पावर क्या होगी, 1, और साथ 2 पावर 1/2, ठीक है। तो 1 और 1/2 अलग अलग करके भी लिख सकते हैं वैसे इसको। तो ये 2 और साथ 2 के ऊपर अंडर रूट, ठीक है जी। अब आप अंदर वालों के एलसीएम भी ले सकते हैं, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना कर लिया करें बस। तो इनसाइड जो क्वांटिटी है उसका अगर हम एलसीएम लें तो 2 √2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 5 √5 बचेगा। ये 2 √2 जब यहाँ आएगा तो 2 2 4, और ये स्क्वायर रूट 2 कटेगा तो 4 2 8, और ये 2 भी 2 से कट जाएगा फर्दर। लिए जी इसका जो फाइनल आंसर बना है वो बना 505 - 8/3 √2, दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, तो जो चीज़ नई सीखने को मिली है आपको, जो चीज़ आपको नई सीखने को मिली है यहाँ पे वो ये थी कि अगर क्वेश्चन में कुछ हिस्सा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डेफिनेट इंटीग्रल जब आता है तो फिर आपको वेरिएबल भी चेंज करना पड़ता है, डिफरेंशियल भी चेंज करना पड़ता है, और लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है। यही वजह है कि जिस तरह इनडेफिनेट में हम एंड में जाके y की जगह दोबारा x पुट किया करते थे, याद होगा आप लोगों को, वो काम यहाँ क्यों नहीं किया हमने, y की जगह x क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि जो x का बिहेवियर था वो टोटली y में शिफ्ट कर दिया था हमने, लिमिट भी चेंज कर दी थी। तो अब हमें एंड में जाके y की जगह जो लिमिट पुट करेंगे तो अल्टीमेटली समझ लें कि हम x में इसको कन्वर्ट ही कर रहे होते हैं, इसलिए हमें दोबारा से x में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती डेफिनेट इंटीग्रेशन में, क्योंकि हम पूरे का पूरा क्वेश्चन एक वेरिएबल से दूसरे में शिफ्ट कर देते हैं। इसलिए डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर वेरिएबल मैटर नहीं करता। लेकिन जी 12 हमारा हो गया। 12 के बाद अकॉर्डिंग टू रिड्यूस्ड लेवल हमने
13th क्वेश्चन करना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 जो है हमारा, इसमें हमें कहा गया है कि 1 to 2 इंटीग्रेट करना है। 1 to 2 इंटीग्रल को रीड भी ऐसे ही किया करें, पहले लोअर लिमिट पढ़ा करें फिर अपर लिमिट, ठीक है। 1 to 2 का मतलब है x1 से लेकर 2 तक है, और log ऑफ x को हमने इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब बार दफा ऐसा होता है कि हमें इंटीग्रेशन थोड़ी सी हमारे लिए टफ होती है, तो फिर लिमिट को साथ साथ लिखना हमारे लिए सूटेबल नहीं होता बार बार। तो फिर हम अपनी आसानी के लिए ना लिमिट को थोड़ी देर के लिए हम हटा देते हैं। और वैसे भी आप जानते हैं लिमिट सबसे आखिर में अप्लाई होनी होती है। तो बेशक आप जिस तरह, मैं आपको अगर पिछले पेजेस की तरफ ले जाऊं, तो ये आपने एक क्वेश्चन किया जिस तरह, तो आप जानते हैं कि लिमिट का रोल तो बिल्कुल एंड में जाके आएगा, जब हम पूरी तरह इंटीग्रेशन करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। यानी मैं इस फंक्शन की पावर में एक ऐड करके डिवाइड करता हूँ, तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बनती है, ये वाली। और देन फिर हम लिमिट अप्लाई करते हैं उसके ऊपर। तो इसका मतलब है लिमिट को अगर आप चाहें, क्वेश्चन अगर उसकी इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेटेड हो रही हो, तो आप लिमिट थोड़ी देर के लिए स्किप कर दिया करें। यानी मैं ये बताता हूँ बाद में क्या कह रहा हूँ, कि आप इसको कंसिडर करें थोड़ी देर के लिए। ये सिर्फ एक टेक्निक समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं इसको इस तरह, विदाउट लिमिट इसको कंसिडर करें थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इंटीग्रल को। क्योंकि लिमिट का रोल सबसे एंड में आना है, तो log ऑफ x को इंटीग्रेट करना है हमने। अब log x के बारे में हम जानते हैं कि कोई बेसिक रूल इस पे अप्लाई नहीं हो रहा, ना पावर ना क्वोशंट, ना ये रिवर्स हो रहा है। लेकिन 3.4 में हमने बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन पढ़ी थी, तो वहां पे हमने ये सीखा था कि log ऑफ x को इंटीग्रेट किया जा सकता है अगर इसके साथ एक 1 एज्यूम कर लिया जाए। जब इसके साथ 1 एज्यूम कर लेंगे, तो ये दो फंक्शंस बन जाएंगे। 1 एक कांस्टेंट है जिसको हम कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं, और अलजेब्रिक फंक्शन में डाल देते हैं इसको, तो ये u हो जाएगा और ये v। अब इसको करेंगे बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन से हम, ठीक है। तो लिखें जी यूजिंग बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन। और चूंकि हम इस पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ एक यही क्वेश्चन है जो बाय पार्ट्स से होगा, इसके अलावा 3.4 में हमने बाय पार्ट्स वाले क्वेश्चन पढ़े थे, ठीक है। तो यूजिंग बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन, मैं उसका रेफरेंस भी यहाँ कोट कर देता हूँ, ताकि अगर आप भूल गए हो तो पता लग जाए, आपकी बात याद आ जाए। यूजिंग बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन क्या होती थी, ये रेफरेंस था कि u इंटू वी इंटीग्रल जब होता है, तो हम कहते हैं u एज इट इज, v का इंटीग्रल माइनस u का डेरिवेटिव, फिर v का इंटीग्रल, और फिर इस सारे को मिला के एक फाइनल इंटीग्रल। ये होता है बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन का रूल हमारे पास। तो इसके अकॉर्डिंग करें तो क्या बनेगा, देखें, log ऑफ x इंटू 1 dx जो था, किस तरह से होगा। अभी u कौन सा है, log ऑफ x है, u एज इट इज 1 का इंटीग्रल माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v, और इन दोनों का मिला के फिर एक कॉमन इंटीग्रल। तो 1 का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, x, डेरिवेटिव क्या आएगा log x का 1/x, और 1 का इंटीग्रल क्या आएगा, x और dx। x से कट जाएगा, 1 रह जाएगा, और अगली स्टेज में 1 का भी जो इंटीग्रल है वो आ जाएगा x। अब मैंने c क्यों नहीं ऐड किया, मुझे पता है कि ये हमने बाद में लिमिट अप्लाई करनी है, डेफिनेट इंटीग्रेशन करनी है, तो हमने लिमिट सिर्फ इसलिए हटाई थी कि ताकि हमें इंटीग्रेशन में थोड़ी सी आसानी हो। अब ये जो हमारा क्वेश्चन था log x इंटू 1 dx, ये बन गया इसके बराबर। इसका मतलब सवाल हो चुका है। जब पूरी तरह हो गया इंटीग्रेट, अब हम लिखेंगे नाउ वी अप्लाई लिमिट्स, ठीक है, लिमिट्स। लिमिट्स अप्लाई करें तो क्या होगा, देखें लिमिट्स क्या थी इसकी, 1 to 2 log ऑफ x dx। तो ये चूंकि हो गया इंटीग्रेट, तो फिर लिमिट जब हो जाता है फंक्शन इंटीग्रेट, तो लिमिट आप कहाँ ले आते हैं, राइट साइड पे, 2 1। जहां जहां x वहां वहां अपर लिमिट यानी 2 पुट करेंगे, जहां जहां x है वहां लोअर लिमिट यानी 1 पुट करेंगे। तो 2 log 2 माइनस 2, log 1 ये है, log 1 0 होता है, तो ओवरऑल बनेगा 2 log 2 माइनस 2, और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये -1 रह जाएगा।
ठीक है जी। ये +1 बनेगा और -2 + 1 क्या रह जाएगा हमारा 2 log 2 - 1 जो है वो इसका आंसर आ गया। इसको आप log के रूल से ऊपर भी लिख सकते हैं, तो log(2) का स्क्वायर भी हो सकता है ये। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। नहीं जी, 13th क्वेश्चन हमारा हो गया यहाँ पे। इस क्वेश्चन में आपने जो नई बात सीखी है वो ये है कि अगर इंटीग्रेट करते हुए इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स या कोई कॉम्प्लिकेटेड किस्म की इंटीग्रेशन हमें करनी पड़ जाए, तो फिर हम लिमिट को थोड़ी देर के लिए हटा भी सकते हैं, क्योंकि लिमिट ने अप्लाई एंड में जाके होना होता है। फंक्शन पहले पूरी तरह इंटीग्रेट होता है और फिर लिमिट अप्लाई होती है। तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं होता कि लिमिट के साथ चलाया जाए। लिमिट जब जरूरत पड़े तब आप अप्लाई कर दें उसके ऊपर। लेकिन 13 हमारा हो गया। 13 के बाद एक 15 क्वेश्चन करते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन। फिर इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो 15 देखते हैं कि जो रिड्यूस सिलेबस में है आपका, तो इसमें 0 to π/4 है। 0 to π/4 और आगे लिखा हुआ है हमारे पास cos थीटा प्लस साइन थीटा /2 cos के थीटा। अच्छा, जैसा कि आपको बार बार एक बात बताई जाती है कि इंटीग्रेशन जो आप पढ़ते हैं वो ये समझ लें कि 3.45 तक ही होती है बस। उसके बाद जो भी काम होता है वो रिवीजन होती है सारी। तो ये भी समझ लें कि एक तरह की रिवीजन वाले क्वेश्चंस हम 3.6 में कर रहे हैं। सिर्फ नई चीज़ ये आ रही है कि हम उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं, बाकी इंटीग्रेशन कोई नई नहीं हमारे लिए। ये सेम क्वेश्चन ये वाला लॉग एफ एक्स वाला अगर आप बुक खोल के देखें तो 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट है ये वाला, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन। तो ये सारी रिवीजन है। अब ये जो क्वेश्चन हम करने लगे ये भी हम पहले कर चुके हैं, इस तरह का क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री वाला। ट्रिग्नोमेट्री में आमतौर पर एक फॉर्म अगर हमारे लिए ना सूटेबल हो तो हम उसकी इक्वलेंट कोई और फॉर्म बना लेते हैं। एक ही एक्सप्रेशन को बहुत सारी तरह से आप लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि अगर ये हमें कोई बज़ाहिर कोई रूल अप्लाई होता हुआ नजर नहीं आ रहा कि कौन सा रूल अप्लाई होगा यहाँ पे, ना क्वोशिएंट ना पावर ना प्रोडक्ट, ठीक है, और ना ही हमें कोई रिवर्स होता नजर आ रहा है, तो फिर हम ये करते हैं कि इसकी सिम्प्लिफिकेशन कर लेते हैं। सिम्प्लिफिकेशन क्या हो सकती है कि नीचे जो 2 cos के लिखा हुआ है इसको दोनों के साथ लिखते हैं डिवाइड करके। cos ओवर cos कट जाएगा तो 1/2 cos थीटा बच जाएगा, और इधर भी cos ओवर cos कटेगा, सॉरी कटेगा नहीं, अलग अलग कर लेंगे हम। एक आप लिख लें 1/cos थीटा इस तरह करके, और इसके साथ यानी जो साइन है थोड़ा सा मैं इसको अलग करके लिख रहा हूँ सिर्फ बात समझाने के लिए, यूं लिख लें इसको। तो ये मैंने सिंप्लीफिकेशन की है, देखें इधर तो चलो एक cos कैंसिल हुआ था, उधर कैंसिल तो नहीं हुआ, लेकिन अलग अलग कर देंगे। तो ये वाला एक cos स्क्वायर से कटा है। अब आप देखें तो पहले 1/cos थीटा सीकेंड थीटा होता है, 1/cos सीकेंड और साइन ओवर cos tan। ये 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख देते हैं। 1/2 अगर हम बाहर लिख दें तो इंटीग्रेशन से तो ये यूं हो जाएगा, लिमिट हमारे पास 0 to π/4 है। अब ब्रैकेट में क्या रह गया, 1/cos पहले वाला बन गया सीकेंड थीटा, और इंटीग्रल के साथ अलग कर दें इसको। दूसरे वाला जो बनेगा प्लस बनता है हमारे पास 1/cos सीकेंड थीटा और साइन ओवर cos tan थीटा, ठीक है। इसका भी इंटीग्रल बेशक इकट्ठा भी कर सकते हैं और अलग भी कर सकते हैं, तो मैं इसको अलग अलग ही कर देता हूँ। ये यहाँ पे हो गया, और इसका जो इंटीग्रल था हमारे पास 0 to π/4, इसका इंटीग्रल अलग कर दें, ठीक है। तो इन दोनों के साथ ही जो 1/2 है इसके बाहर एक और ब्रैकेट लगा देते हैं, ताकि ये पता लगे कि 1/2 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाए। दोनों मैंने अलग अलग कर दिए बेटा। अब आप देखें जरा कि जो 1/2 सीकेंड थीटा जो है ये रिवर्स हो रहा है, सीकेंड सॉरी रिवर्स कर रहा हूँ, सीकेंड थीटा का जो इंटीग्रल होता है हमारे पास, वो आप लोगों को याद होगा, एग्जाम्पल नंबर 5 हमने देखी थी पेज नंबर 133 पे। तो इसका होता है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा, ये इसका इंटीग्रल होता है। और लिमिट क्या है इसकी, π/4, और लोअर लिमिट क्या है इसकी 0। ये अलग हो गया। अच्छा, इधर आगे देखते हैं, इधर है सीकेंड थीटा tan थीटा, ये रिवर्स हो रहा है, ये सीकेंड का ही डेरिवेटिव होता है। तो इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, सिर्फ सीकेंड थीटा, बाहर 1/2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों के साथ। तो अब आप ये इंटीग्रेट कर लेंगे तो लिमिट कहाँ पे आ जाएगी, राइट साइड पे। तो बस दोनों में लिमिट पुट कर दें, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो ये क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड π/4, पहले π/4 पुट करेंगे,
प्लस 10 पाई/4 माइनस, फिर अपर लिमिट पुट कर दी हमने यहाँ पे। अब लोअर लिमिट 0 है, तो नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड 0 प्लस 10 0। ये ले ली अपर लिमिट, दोनों लोअर लिमिट दोनों पुट कर दी पहले वाले फंक्शन में। फिर प्लस ये भी लिखा हुआ है, तो इसको नीचे लिखते हैं, यहाँ जगह कम पड़ गई है, तो ये देखें प्लस हाफ ऑफ, अब इसमें भी पहले अपर लिमिट पुट की जाए अगर, तो सीकेंड ऑफ पाई/4 यहाँ पुट करनी है लिमिट, ठीक है, और माइनस, फिर लोअर लिमिट क्या है 0। सीकेंड पाई/4 पे क्या होता है, 1/4 का मतलब है 1 जो 45 डिग्री, और काज का रेसिप्रोकल होता है, तो काज 1/√2 होता है, तो ये √2 हो जाएगा। 10/4 पे क्या होता है 1। फिर आप यहाँ आ जाए अगर तो इधर आपके पास लॉग ऑफ सीकेंड 0 है, सीकेंड 0 पे 1 होता है, और 10 0 पे 0 होता है। ये लीजिए एक हो गया पोर्शन इसका कंप्लीट। सीकेंड पाई/4 पे √2, सीकेंड 0 पे 1, तो ये बन जाता है 1/2 log ऑफ √2 प्लस 1। ये log 1 बचेगा, log 1 वैसे ही 0 हो जाता है, और ये बस हमारे पास आ जाएगा √2 माइनस 1। अब इन दोनों में से 1/2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये सिंप्लीफिकेशन का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, जितनी हो सकती है उतनी कर लें बस। 1/2 कॉमन लेंगे तो अंडर लॉग ऑफ √2 प्लस 1 प्लस √2 माइनस 1। ठीक है जी, ये बेटा इसका आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो आज का काम यहाँ तक रखते हैं हम।